नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में पाठ 3 पद परिचय में अविकारी पद परिचय पढ़ेंगे। अविकारी पदों का परिचय किस प्रकार दिया जाता है, अविकारी पद परिचय में कौन कौन से भेद हैं उसके, ये सब पाठ हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि अविकारी पद परिचय के भेद क्या हैं। अविकारी पद परिचय, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पद परिचय जो है उसे दो भागों में बांटा गया है, विकारी पद परिचय और अविकारी पद परिचय। विकारी पद परिचय के हमने 4 भाग पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी प्रकार से अविकारी पद परिचय के अंतर्गत भी 4 भाग आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। सबसे पहला आता है हमारा क्रिया विशेषण, जिसका पद परिचय हम आज पढ़ेंगे। अविकारी पद परिचय में सबसे पहला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय देने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, जिसमें आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहला हमारा जैसे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जिन शब्दों से ये पता लगता है कि जो क्रिया हुई है या जो भी कार्य किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, कैसे किया गया है, वो हमारा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात उन शब्दों के बारे में उन सब बातों के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं वो हमारे कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण स्वरूप हम पढ़ते हैं कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, तो इसमें जो क्रिया है वो है आना। तो आना की विशेषता क्या है? क्रिया तो हमारी पता होगी हमें कि आना है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि कैसे आ गई? अचानक आ गई। तो यहाँ पर जो अचानक शब्द यदि आपको रेखांकित मिलता है तो उसमें आप लिखेंगे कि वो क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का ही हमारा दूसरा भाग है, दूसरा भेद जो होता है वो होता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जैसे कि नाम से ही मतलब हम कह सकते हैं कि नाम से ही ये स्पष्ट है, स्थान यानी कि क्रिया के घटित होने का स्थान। अर्थात क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि क्रिया, जो कि कार्य हुआ है, जो भी क्रिया घटित हुई है वो कहां पर घटित हुई है, वो यदि हमें इसका उत्तर यदि प्राप्त हो जाता है तो वो शब्द जिससे इस कहां का उत्तर दे देगा वो हमारा कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण स्वरूप कमला ऊपर बैठी है। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो है बैठना, बैठने के काम को किया जा रहा है, लेकिन कहाँ बैठी है इसका उत्तर हमें मिलता है ऊपर बैठी है। तो ये जो ऊपर शब्द है यदि ये रेखांकित आता है तो ये हमारा होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण का तीसरा भेद जो है वो हमारा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल जो कि समय का सूचक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के होने का समय। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताते हैं, अर्थात क्रिया जो है वो कब संपन्न हुई या कार्य जो है वो कब पूरा हुआ या चल रहा है या हो जाएगा, यानी उसके घटित होने के समय के बारे में जब हमें पता लगता है तो वो हमारे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे उदाहरण स्वरूप गुरुजी अभी आए हैं। अब ये जो वाक्य है गुरुजी अभी आए हैं, इसमें आना क्रिया हुई है, आना क्रिया है, यानी क्रिया जो है आए, और उसकी विशेषता कब आए? अभी आए। तो जब हमें कब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वे शब्द जो हमें कब प्रश्न का उत्तर दे देते हैं वे शब्द हमारे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से यदि गुरुजी अभी आए वाक्य में
अभी शब्द को रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि पद परिचय, तो उसमें हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है और वो भी समय के बारे में बता रहा है, तो हम लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी मात्रा से संबंधित, कि क्रिया कितनी हुई इसके बारे में जो शब्द इसका जो बोध कराते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात परिभाषा, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से ये पता लगता है कि क्रिया जो है उसकी किस मात्रा में पूरी हुई है, कितनी मात्रा में पूरी हुई है, वो शब्द जब हमें इन किस और कितनी का उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो शब्द हमारे कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण स्वरूप, मैं वह बहुत दूध पीता है। अब यहाँ पर वह बहुत दूध पीता है में जो क्रिया है वो है पीना। पीना जो है वो क्रिया है, यानी पीने का कार्य किया गया है। अब यहाँ पर पीने की जो विशेषता है वो है बहुत। ये हम अगर कहें कि कितना दूध पीता है तो बहुत, यहाँ पे मात्रा भी लिखी जा सकती थी, लेकिन जैसे इस वाक्य के अनुसार बहुत लिखा है, या थोड़ा लिखा आता, या कम लिखा आता, या ज्यादा लिखा आता, तो वो सभी उस पीने की क्रिया की विशेषता होती और वो सभी उस पीने की दूध की मात्रा के बारे में बताती। तो यहाँ पर ये जो बहुत शब्द है ये होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यदि बहुत शब्द जो है रेखांकित मिलता है तो वहां पर हमें पता लगता है कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है, वो पीना शब्द की, पीना क्रिया जो है उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से पता लगता है कि क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो भी क्रिया की गई है उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से की गई है, कब की गई है, कहाँ की गई है और कितनी की गई है। जब हमें इन शब्दों का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो हमारी कहलाती हैं क्रिया विशेषण और उसके भेद। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण का जब पद परिचय दिया जाता है तो किस प्रकार दिया जाता है। जैसे संबंध क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है, एक तो हमें वो लिखना होता है और दूसरा ये बताना होता है जो भी रेखांकित शब्द है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। उदाहरण से ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, दे रखा है, पिता जल्दी जल्दी आए और छत पर जाकर सो गए। ये उदाहरण दिया गया है कि पिता जल्दी जल्दी आए और छत पर जाकर सो गए। इसमें जल्दी जल्दी और छत पर दो शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो यदि हम पहला पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, उसकी बात करते हैं, तो वो आना, आना, क्योंकि आना भी एक क्रिया है। यहाँ दो क्रिया की गई है, एक ही वाक्य में दो क्रियाएं दर्शाई गई हैं, आना और सोना। आना और सोना यहाँ दो क्रियाएं दर्शाई गई हैं। तो आना क्रिया की विशेषता है जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम प्रश्न लगा सकते हैं कैसे। यदि हम कैसे प्रश्न लगाते हैं तो वो उसका उत्तर प्राप्त यदि होता है तो वो होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यदि हम कहाँ प्रश्न लगाते हैं और उसका उत्तर प्राप्त होता है तो वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यदि कब प्रश्न लगाया जाए और उसका उत्तर प्राप्त होगा तो वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और यदि किस और कितना प्रश्न लगाया जाए और उसका उत्तर प्राप्त होता है तो वो हमारा कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर है, पिता जल्दी जल्दी आए, कैसे आए, जल्दी जल्दी, इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये तरीका है उनके आने का। तो जल्दी जल्दी जो है वो आना क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे, साथ ही में हम ये लिखेंगे कि ये आए क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब पद परिचय देना बहुत ही आसान होता है क्रिया विशेषण का। यदि कोई क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित किया गया है और उसका पद परिचय पूछा गया है तो उसमें केवल ये लिखना होता है जो भी रेखांकित शब्द है वो कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक, और साथ में वो किस क्रिया की विशेषता को बता रहा है। क्योंकि ये अविकारी शब्द होते हैं इसलिए इनमें लिंग वचन क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम इसमें भेद और साथ ही में उसकी क्रिया लिखेंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से छत पर जाकर सो गए। अब छत पर से अगर हम लगाते हैं तो कहाँ जाकर सो गए, कहाँ का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है और कहाँ का उत्तर प्राप्त होने पर वो हमारा कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
छत पर जाकर सोना यानी छत पर जो रेखांकित शब्द है वो है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और जाकर सोना यानी जाना, जाना क्रिया जो है उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, तो जाकर क्रिया की विशेषता को बता रहा है। केवल इन दो शब्दों के ही द्वारा हम पद परिचय को पूरा कर देते हैं क्रिया विशेषण के, जिसमें आप ये बताएंगे कि रेखांकित शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, और साथ ही ये बताया जाता है कि वो उसने किस क्रिया की विशेषता को बताया है। तो ये था हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, यानी अविकारी पद परिचय में जो सबसे पहला भाग है क्रिया विशेषण, उसका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाएगा। तो दूसरा भाग जो है वो है हमारा संबंध बोधक का पद परिचय। अविकारी पद परिचय में जो दूसरा भेद है वो आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। यानी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि संबंध बोधक मतलब संबंध स्थापित करना, संबंध दर्शाना या संबंध बनाना। तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनके बाद लगना और उनके बाद लगकर दूसरे संज्ञा या सर्वनाम यदि वाक्य में कोई और है तो उसका पहले संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द। तो संबंध बोधक शब्द जो होते हैं उनका हम किस प्रकार से पद परिचय देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो संबंध बोधक पद परिचय होता है, संबंध बोधक शब्द जो होते हैं उनके भेद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है आपका कालवाचक यानी समय के बारे में, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, सहचावाचक, विरोधवाचक, संज्ञावाचक और संग्रहवाचक। ये सभी भेद होते हैं हमारे संबंध बोधक शब्दों के। और संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसका पद परिचय जो है वो किस प्रकार दिया जाता है, और उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से शब्द जो हैं वो संबंध बोधक होते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर हम लेते हैं कि मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए गए हैं, यदि उदाहरण लिया जाता है कि मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए गए हैं। अब यहाँ मेरे घर जो है वो संज्ञा है और उसके बाद जो शब्द लगा है वो है के सामने, और उसके बाद की जो संज्ञा है वो है पेड़। अब पेड़ और घर का जो आपस में संबंध बता रहे हैं वो शब्द है के सामने। तो ये जो के सामने शब्द है ये होता है हमारा संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द, अब इसका पद परिचय जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे उदाहरण में दिया भी गया है कि रमा नानी के यहाँ गई। दूसरा उदाहरण है अनु के बिना सीता नहीं जाएगी। अब रमा नानी के यहाँ गई, के यहाँ शब्द को रेखांकित किया गया है, तो के यहाँ जो है वो हमारा कहलाएगा, क्योंकि कहाँ यानी स्थान के बारे में बता रहा है, तो के यहाँ शब्द जो है वो हमारा दर्शाता है स्थानवाचक संबंध बोधक, और नानी संज्ञा जो है उसका संबंध बता रहा है। दूसरा हमारा आता है अनु के बिना सीता नहीं जाएगी। के बिना शब्द को रेखांकित किया गया है यहाँ पे, और के बिना जो है वो संबंध बोधक अविकारी शब्द है, और अनु और सीता के बीच में संबंध को दर्शा रहा है कि अनु संज्ञा सीता भी संज्ञा, इन दोनों का आपस में संबंध दर्शा रहा है, और वो है हमारा के बिना संबंध बोधक अव्यय। के यहाँ और के बिना ये दो शब्द जो हैं वो हमारे आते हैं संबंध बोधक शब्द, और यदि इन्हें रेखांकित किया गया है तो इन पदों का परिचय यदि आप देंगे तो साथ में लिखेंगे कि के यहाँ जैसे कि स्थानवाचक संबंध बोधक, और के बिना संबंध बोधक अव्यय शब्द। तो ये था पद परिचय हमारा संबंध बोधक का। अविकारी पद परिचय का जो तीसरा भाग होता है वो होता है समुच्चय बोधक। तो अब हम पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम होता है योजक। वे कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे योजक शब्दों को ही व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है।
तो समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो वे होते हैं जो कि दो पदबंध, दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, ये सभी शब्द, एवं, या, अथवा, ये सभी शब्द जो है हमारे कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनके भी दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण जो है वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अर्थात दो समान स्तर वाले शब्दों को या अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे हमारे कहलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। और व्यधिकरण होते हैं वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण होता है, या मुख्य वाक्य में एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे हमारे कहलाते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अर्थात जो हमारे समानाधिकरण शब्द होते हैं उसमें हमारे इस प्रकार से उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे भरत और लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। अब यहाँ पे राम के बारे में बता रहे हैं और भरत और लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं, तो चाहे भरत है चाहे लक्ष्मण है, दोनों का स्तर बराबर है, दोनों ही राम के छोटे भाई हैं। तो यहाँ पे ये जो और शब्द लगा है, यहाँ पर ये और शब्द होगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और यहाँ पर क्योंकि दोनों राम के दोनों ही छोटे भाई हैं, भरत और लक्ष्मण दोनों को समान स्तर पर रखा गया है, और जो समान स्तर वाले शब्द होते हैं उनको जोड़ने का यदि कोई कार्य करता है तो वे हमारे कहलाते हैं समानाधिकरण अव्यय। दूसरा, शीला आएगी तथा मोहन भी आएगा। यानी यदि इस उदाहरण में हम देखें कि तथा शब्द जो है वो तथा शब्द भी हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि आने का कार्य दोनों के द्वारा किया जाएगा, शीला के द्वारा भी और मोहन के द्वारा भी, यानी दोनों का स्तर जो है वो बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर भी तथा शब्द जो होगा वो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक का ही उदाहरण होगा। दूसरा, यदि हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण लेते हैं तो उसमें मैं वहां इसलिए गया था कि तुम मिल जाते। यहाँ पे इसलिए जो शब्द है वो होगा हमारा व्यधिकरण, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जो आपस में जोड़ रहा है वो है इसलिए शब्द। तो ये जो इसलिए शब्द है, क्योंकि यहाँ पर एक अंश मुख्य है और एक अंश गौण है, यानी एक वाक्य उपवाक्य जो है वो मुख्य है और दूसरा उपवाक्य जो है वो गौण है, इसलिए ये जो अंश है ये हमारा कहलाता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, उदाहरण देखिए। सुनीता और सविता सगी बहनें हैं। सुनीता और सविता सगी बहनें हैं, दोनों का स्तर बराबर है, बहनों के रूप में दोनों सगी हैं, तो दोनों का स्तर बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये जो और रेखांकित शब्द है इसका पद परिचय हम इस प्रकार देंगे कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को आपस में ये जोड़ रहा है। यहाँ पर केवल हमें इतना लिखना है कि इसका भेद कौन सा है। जो भी यदि कोई शब्द, यदि कोई समुच्चय बोधक पद जो है रेखांकित किया जाता है और उसका पद परिचय पूछा जाता है तो उसमें हम केवल इतना ही लिखते हैं कि जैसे और शब्द है यहाँ पर कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और साथ ही में दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा वाक्य यहाँ पर है, अध्यापक ने कहा कि आदर्श विद्यार्थी बनो। अब यहाँ पर की जो है वो दोनों का स्तर आपस में बराबर नहीं है, बल्कि एक मुख्य वाक्य को दूसरे आश्रित या गौण वाक्य से जोड़ रहा है, कारण जो वह है एक तरह से बता रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो दो वाक्य या शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उनको बता रहा है। यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, दो वाक्य या शब्द जो एक दूसरे पर निर्भर हैं उनको बताने का कार्य कर रहा है, और जो पहला उदाहरण था उसमें और जो शब्द है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि वो दो शब्दों और या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यदि समुच्चय बोधक शब्द जो है यदि उन्हें रेखांकित किया जाता है तो उसके पद परिचय में हम केवल इतना ही लिखेंगे कि उसका भेद क्या है, समानाधिकरण या व्यधिकरण, और साथ ही हम ये लिखेंगे कि वो यदि समानाधिकरण है तो वो जोड़ने का कार्य कर रहा है और व्यधिकरण है तो वो निर्भरता या आश्रित होने का कार्य कर रहा है। तो ये था हमारा अविकारी पद परिचय में समुच्चय बोधक पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। अब हम इसका अगला भेद पढ़ेंगे, वो है हमारा विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। अविकारी पद परिचय का जो चौथा भेद है वो हमारा कहलाता है विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। तो विस्मय आदि बोधक शब्द क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हैरानी,
हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। वे शब्द जो हमारे इन मनोभावनाओं का बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं हमारे विस्मय आदि बोधक शब्द। अब विस्मय आदि बोधक शब्द के साथ विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा होता है। तो विस्मय इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यदि विस्मय आदि बोधक शब्द जो भी रेखांकित किए गए होंगे साथ ही उसमें विस्मय सूचक जो चिन्ह है वो भी हमारा साथ ही लगा होगा। विस्मय सूचक चिन्ह जैसे आपको दिया भी गया है कि वाह हम मैच जीत गए, तो इसमें वाह शब्द जो है वो विस्मय आदि बोधक शब्द है और साथ ही में उसमें विस्मय सूचक चिन्ह जो है वो भी दिया गया है। तो ये शब्द जो कि हमारे अंदर आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, करुणा किस प्रकार का हमारी मनोस्थिति है, अचानक जो मनोस्थिति उत्पन्न होती है किसी भी घटना को देखकर, किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी बात को सुनकर या किसी भी स्थिति के अनुसार जैसे हमारी मनोभावना जो सहसा उत्पन्न होती है उसे दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द। तो विस्मय आदि बोधक शब्द जो होते हैं उनका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहला उदाहरण दिया गया है वाह हम मैच जीत गए, तो इसमें वाह शब्द को रेखांकित किया गया है और वाह शब्द जो है वो हमारा है विस्मय आदि बोधक शब्द। हमें केवल विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उनका परिचय देते समय केवल इतना ही लिखना होता है कि वे कौन से शब्द हैं। हम पहचान लेते हैं कि वे विस्मय आदि बोधक हैं, तो विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। और दूसरा साथ ही हमें ये बताना पड़ता है कि वो कौन से हमारे मन के भाव को दर्शा रहे हैं। जैसे वाह हम मैच जीत गए, तो इसमें जैसे वाक्य पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि खुशी का भाव दर्शा रहे हैं, यानी प्रसन्नता का भाव दर्शाया गया है। तो विस्मय आदि बोधक इसमें हर्ष का भाव दर्शाया गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर वाह शब्द है ये हर्ष का सूचक है। इतना ही लिखना है केवल इसके पद परिचय में, क्योंकि ये अविकारी शब्द हैं और अविकारी शब्दों में केवल उनके भेद या फिर उनके नाम ही बताए जाते हैं। जैसे वाह शब्द को रेखांकित किया गया है, तो वाह शब्द में हम केवल यही लिखेंगे कि वो विस्मय आदि बोधक शब्द है और साथ ही में वो किस चीज के बारे में यानी कौन से भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैच जीत गए हैं, तो यहाँ पर वो हर्ष का भाव बता रहा है, हर्ष का सूचक बता रहा है। दूसरा उदाहरण दिया गया है आ पेट में बहुत दर्द है, तो आ शब्द जो है उसे रेखांकित किया गया है और साथ ही में उस विस्मय सूचक चिन्ह भी रेखांकित किया गया है। तो आ शब्द जो है वो हम पहचान गए हैं कि विस्मय आदि बोधक शब्द है, लेकिन साथ में हमें ये लिखना है वाक्य पढ़ने के पश्चात कि हमें हमारी कौन सी मनोभावना जो है उत्पन्न हुई है। यहाँ पर पीड़ा का भाव जो है वो दर्शाया गया है, तो ये पीड़ा का सूचक है। तो पीड़ा सूचक है, विस्मय आदि बोधक शब्द है, केवल आपको ये लिखना है कि वो कौन सा शब्द है। यहाँ पर पद परिचय में यदि वाक्य में कोई ऐसा पद जो कि विस्मय आदि बोधक है और उसे रेखांकित किया गया है, तो उसमें आप केवल यही लिखेंगे कि वे विस्मय आदि बोधक शब्द हैं और साथ में वो कौन सी मनोभाव को दर्शा रहा है। हर्ष का दर्शा रहा है तो हम हर्ष लिखेंगे, पीड़ा दर्शा रहा है तो पीड़ा, दुख है तो दुख, करुणा है तो करुणा, आश्चर्य है तो आश्चर्य। जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी के अनुसार जो भी सूचक होगा वो या जो भी भाव होगा हमें केवल वही लिखना होता है। तो ये ना हमारा विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। तो इसी प्रकार से जो पद परिचय पाठ है वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि पद परिचय जो पाठ है उसका पहले पद परिचय किस प्रकार से होता है वो बताया गया था, फिर पद परिचय के विकारी पद परिचय और अब अविकारी पद परिचय। तो आशा है कि आपको पद परिचय जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।